वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट रियल में होता क्या है, हाउ वी कैन बी डिफाइन द इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट एंड आल्सो डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी कंपटीशन होते हैं सब में रेगुलर पूछे जाते हैं और जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करने चल रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्वायरमेंट रियल में है क्या। तो इन्वायरमेंट की हम लोग बात करते हैं, इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ वाटर, एयर, लैंड इंटर रिलेटेड एमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। अब देखा जाए इन्वायरमेंट मीन्स होता है टोटल सम की बात करते हैं, चाहे वाटर, एयर, लैंड हो, ये जितने भी आपके होते हैं उनको हम लोग सम कर दें और ये जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ह्यूमन से एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। सिंपल वर्ड की बात करते हैं, इन्वायरमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग, हम अपनी सराउंडिंग की बात करें। अब देखा जाए हमारी सराउंडिंग में की हम लोग बात करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में दोस्तों क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट भी होते हैं और बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी हमारे सराउंडिंग में होते हैं और जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका क्या होता है, हमारे लाइफ से डायरेक्टली क्या होता है, इंटरेक्शन आपका होता है, उसी बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग एंड देयर इंटरेक्शन। जितने भी फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग है और उनका जो इंटरेक्शन होता है वही रियल में क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट स्टडीज provide an approach toward the understanding the environment of our planet and impact of human life upon the environment। देखा जाए इन्वायरमेंटल स्टडीज की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा प्लेनेट है, जो उस प्लेनेट का हमारे ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसी की पूरी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके इन्वायरमेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, एवरीथिंग दैट सराउंड or affect an organism during its lifetime is known as its environment। तो environment को सिंपली यदि हम लोग डिफाइन करें दोस्तों तो हम लोग क्या बोलेंगे कि environment is total sum of biotic and abiotic component, biotic and abiotic component that are interrelated among themselves। अब जितने भी आपके कंपोनेंट सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, आवर सराउंडिंग। अब इसके डिफिनेशन डिफरेंट टाइप के था। अकॉर्डिंग टू ओस्टिंग, ओस्टिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने इन्वायरमेंट का डिफिनेशन बताया, इन्वायरमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इन्वायरमेंट जो होता है जिसमें वेरिएबल फैक्टर का क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, डेट इज नोन एज सब्सटेंस, कंडीशन, फोर्स, ऑर्गेनिज्म एंड टाइम पीरियड। ये जितने भी सब्सटेंस, जितने भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इनका जो टोटल सम होता है वो इन्वायरमेंट होता है। अब सब्सटेंस की बात करते हैं दोस्तों, सॉइल वाटर की बात करते हैं, ऑब्वियसली सॉइल वाटर होता है। कंडीशन की बात करते हैं, टेम्परेचर, लाइट। विंड की बात करते हैं, विंड और ग्रेविटी फोर्स में होता है। ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जितने भी प्लांट एनिमल होते हैं। और टाइम पीरियड में तो होता है, आप टाइम पीरियड जानते हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके इन्वायरमेंट के कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या है, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जितने भी आपके इन्वायरमेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फैक्टर होता है। कौन कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू, उसका नेक्स्ट डिफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉबेन मायर की हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया कि देर आर 7 फैक्टर कंडीशन कोऑर्डिनेट इन्वायरमेंट। देखा जाए 7 आपके फैक्टर होते हैं जो कोऑर्डिनेट होकर क्या बनाते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट। 7 फैक्टर उन्होंने क्या चीज़ आइडेंटिफाई किया, सॉयल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एटमॉस्फेयर, फायर, बायोटिक फैक्टर। ये 7 फैक्टर आपके होते हैं, यही आपस में इंक्लूड हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अब देखा जाए किसी लाइफ से हम रिलेटेड की बात करें तो ये सभी फैक्टर क्या होते हैं, उनके लाइफ से क्या होते हैं, आपके टोटली देखा जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, आपके ये सराउंडेड होते हैं, एसोसिएट होते हैं।
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो दोस्तों? इन्वायरमेंट। तो इसके सराउंडिंग में हम लोग बात करते हैं, इसी सराउंडिंग में क्या होगा, जितने भी फैक्टर वहाँ पे पाए जाते हैं, चाहे सॉइल की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, टेम्परेचर, लाइट, एटमॉस्फेयर, फायर, बायोटिक फैक्टर, ये जितने भी होते हैं ये सभी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं किसको, इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके है, ये आपके एग्जाम में लिखे आते हैं, तो इससे बहुत अच्छा आपको नंबर भी मिलते हैं। अब टाइप ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। देखिए इन्वायरमेंट के दो ही मेन कैटेगरी है, इट में बी ऑफ टू टाइप। वन इज द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट की हम उसकी बात करते हैं जो नेचर क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बीइंग। देखिए जिस इन्वायरमेंट को हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, जिसको ऑपरेट कौन करता है, नेचर करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है, उसी को बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग बात करें फॉरेस्ट, सी, डिजर्ट, क्या हम लोग फॉरेस्ट सी को ऑपरेट कर सकते, नहीं कर सकते, और नेचर क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग ही क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, उसको बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। सेकंड बात कर देते हैं एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इन्वायरमेंट। देखा जाए एंथ्रोपोजेनिक की बात करते हैं, द इन्वायरमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग, जो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्या होगा, मॉडिफाई हो जाता है, मीन्स उसको हमारे कंट्रोल में होता है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है वो सब हम ही लोग करते हैं। उसको एग्जाम्पल की बात करते हैं क्रॉप लैंड। देखा जाए किस खेत में कौन सा फसल को कल्टीवेट करना है, ये टोटली क्या होता है, ये ह्यूमन के कंट्रोल में होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट दोस्तों कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए, ठीक है। अब पूरे इन्वायरमेंट को यदि हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं तो इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है ए बायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। ये हम लोग नेचुरल के बेस की बात किया। अब बायोटिक की बात करते हैं जिसमें लिविंग की बात आ जाएगी। लिविंग की बात करते हैं प्लांट और एनिमल सभी जितने भी होते हैं क्या होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं वो दोस्तों, नॉन लिविंग, जैसे एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल एंड जियोग्राफिक, जियोलॉजिक, ये जितने भी होते हैं क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और ये बायोटिक होते हैं जो क्या होता है आपके लिविंग में आते हैं। तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इसके दो ही मेन कंपोनेंट, दो ही मेन पार्ट होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है ए बायोटिक। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग आपस में सम कर दें, वही रियल में क्या बताएगा आपको, इन्वायरमेंट बताएगा। कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। डिफिनेशन दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको, और टाइप ऑफ इन्वायरमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट होता है क्या, कंपोनेंट। देखा जाए इसके 4 मेजर कंपोनेंट में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। देखा ये जितने भी आपके स्फीयर हैं, सभी स्फीयर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जैसे हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, या एटमॉस्फेयर की बात करें, या बायोस्फीयर की बात करें, ये जितने भी आपके होंगे क्या होंगे, एक दूसरे से आपके क्या होते हैं, आपके लिंक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे से एक साइकिल के फॉर्म में क्या होते हैं आपके, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। चाहे हाइड्रोस्फीयर की बात करें, चाहे लिथोस्फीयर की, चाहे एटमॉस्फेयर की, चाहे बायोस्फीयर की। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको डिटेल खूब अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, वेल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसका, हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर की बात होता है जिसमें जितने भी टाइप के वाटर रिसोर्स होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, हाइड्रोस्फीयर में। इसका मतलब क्या, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स अब क्या क्या हो सकता है, हम लोग ओशियन की बात कर सकते हैं, सी, लेक, रिवर, स्ट्रीम, रिजर्वर, पोलर आइस कैप, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, ये जितने भी आपके होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, आपके हाइड्रोस्फीयर में। जहाँ पे वाटर की बात करो, मीन इन्वायरमेंट का वो पार्ट जहाँ पे क्या पाया जाए दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल पाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर की हम लोग बात करते हैं जिसमें नेचर की बात करते हैं, 97% ऑफ जो अर्थ वाटर सप्लाई होता है किसमें होता है, आपका ओशियन में होता है। 2% ऑफ वाटर रिसोर्स जो होते हैं वो लॉक होते हैं किसमें, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में क्या होते हैं आपके होते हैं, जिसमें 97 और 2% की बात हो रही है।
लेकिन 1% ओनली 1% ऑफ वाटर अवेलेबल होता है किसमें, फ्रेश वाटर के फॉर्म में, जैसे रिवर, लेक, स्ट्रीम, ग्राउंड वाटर, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल जो वाटर मालिक्यूल है उसमें 1% जो वाटर मालिक्यूल है वो क्या होता है, हम लोग उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, वाटर मालिक्यूल क्या है हमारे लिए, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें देखा जाए कि वाटर मालिक्यूल जो होता है एक प्रकार के क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है हाइड्रोस्फीयर फंक्शन इन ए साइकिल नेचर विच इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल बोला जाता है। मतलब आपके अर्थ पे वाटर है, अर्थ से कहाँ जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से क्या होता है, अगेन सर्कुलेट होकर कहाँ जाता है, रेन के फॉर्म में अगेन सरफेस पे आ जाता है, वाटर आपके अर्थ सरफेस पे आ जाता है। तो ये पूरा आपका इन्वायरमेंटल साइकिल है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जिसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, इसी बोलते हैं क्या, हाइड्रोस्फीयर। सेकंड हम लोग बात करते हैं लिथोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिथोस्फीयर जो होते हैं मेनली कंटेन सॉइल, अर्थ क्रस्ट, रॉक, माउंटेन, ये जितने भी होते हैं मीन सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सॉइल की बात करते हैं, अर्थ की, रॉक की बात करें, माउंटेन, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये सब किस में बिलोंग होते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर के 3 मेजर पार्ट आपके क्या होते हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर जो होता है आउट, अब देखा जाए ये जो आपका है ये आउटर पे कौन सा पाया जाता है, क्रस्ट, और सबसे इनर साइड में कौन पाया जाता है, कोर, मिडिल में कौन पाया जाता है, मेंटल। तो CMC का मतलब होता है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो होता है आउटर लेयर हो गया, मेंटल जस्ट मिडिल लेयर हो गया, और कोर क्या हो गया, इनर लेयर हो गया। तो ये आपका क्या होता है, लिथोस्फीयर का क्या है, एक सीक्वेंस होता है जो उसके लेयर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल। ठीक है, जो भी आपके अर्थ क्रस्ट है और सॉइल है, जो भी मिनरल्स होते हैं ये सब किस में आते हैं, आपके लिथोस्फीयर में बात करते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर्स जितने भी आपके होते हैं, मिनरल्स जितने भी है वो सभी किस में आते हैं, लिथोस्फीयर की हम लोग बात करते हैं। मतलब लिथोस्फीयर होता है सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि अप टू द हाइट ऑफ 300 किलोमीटर टू द सी लेवल, सी लेवल से हम 300 किलोमीटर एबव जाते हैं, ये जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके एटमॉस्फेयर। अब इसमें एटमॉस्फेयर में क्या पाया था, एटमॉस्फेयर इम्प्लाई द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेज सराउंडेड द अर्थ। देखा जाए जो भी आपके अर्थ को जितनी भी गैस सराउंड करती हैं वो किस में बिलोंग करनी है, आपके एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। यही क्या होता है, हमारे अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। इट सेव इट फ्रॉम द हॉस्टल एडवर्स इन्वायरमेंट ऑफ आउटर स्पेस। जो भी आउटर स्पेस का जो एडवर्स इन्वायरमेंट होता है उससे भी क्या करता है, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रे फ्रॉम आउट स्पेस एंड ए मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सन से आ रहे हैं या जो भी कॉस्मिक रे आपके सन से आते हैं उसमें उससे भी क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कौन, एटमॉस्फेयर। इट ट्रांसमिट ओनली हियर अल्ट्रावायलेट विजिबल नियर इंफ्रारेड रेडिएशन मीन्स 300 to 250 नैनोमीटर 2500 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। रेडियो वेव की बात करते हैं, ट्रांसमिट करता है। वाइल फिल्टर आउट टिश्यू डैमेज अल्ट्रावायलेट वेव। और ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेड आपके सन से आते हैं उनको क्या कर देता है, फिल्टर करता है। कौन, आपका एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो एटमॉस्फेयर को भी हम लोगों ने दोस्तों ने क्या बोला, ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किसका, डिफरेंट गैस का। अब गैस का कंपोजिशन क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं 78.08%, ऑक्सीजन की बात करते हैं 20.94%, आर्गन की बात करते हैं 0.93%, CO2 की बात करते हैं पहले 0.03% था, अब मॉडिफाई हो गया है। आपके करंट की बात करते हैं अब वो आपके CO2 लेवल मॉडिफाई हो गया। नियॉन की बात करते हैं 0.0018। तो इसी प्रकार से देखा जाए हीलियम की बात करते हैं 0.005
आपके होते हैं परसेंटेज। तीसरी प्रकार से देखा जाए ओजोन की बात करते हैं, आपके क्या होता है, आपके परसेंटेज होते हैं किसमें, आपके एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में ये सभी जो गैसेज होती हैं उनका क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है। ये रेशियो आपके जितने भी कंपटीशन होते हैं और आपके कोर्स एकेडमिक एग्जाम है ये पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत केयरफुली आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो अब इसमें बात करते हैं एटमॉस्फेयर को भी हमने बोला, अर्थ सरफेस से 300 अपर साइज पे जाते हैं, रीजन पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को 5 जोन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेस पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ये 5 आपके स्फीयर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है, आपके स्फीयर है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले बात करते हैं ट्रोफोस्फीयर। देखा जाए ट्रोफोस्फीयर की हम लोग बात करते हैं तो इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द 20 किलोमीटर, मीन्स इसको हम बोलते हैं 8 to 16, कुछ जगह दिया है 8 to 16, लेकिन अर्थ सरफेस से ये जब हम लोग 20 किलोमीटर हम लोग जाते हैं, कितना जाते हैं दोस्तों, 20 किलोमीटर जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोस्फीयर। माने अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर एबव की पार्ट की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोस्फीयर। ये ट्रोफोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑर्गेनिज्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग एजेंट्स के लिए होता है यही ट्रोफोस्फीयर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ट्रोफोस्फीयर जो होता है 80% ऑफ द टोटल मास क्या होता है आपका इससे पाता है। एटमॉस्फेयर का 80% मास क्या होता है आपका ट्रोफोस्फीयर होता है, जिसमें वेदर, क्लाउड फॉर्मेशन, लाइटनिंग, थंडरिंग स्टॉर्म फॉर्मेशन, ये सब चीजें क्या होता है आपका पाया जाता है। वेदर, क्लाउड फॉर्मेशन सब ट्रोफोस्फीयर में होते हैं। Here temperature in this zone gradually decrease with the height at the rate of 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज नोन एज इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। अब इसमें देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बहुत बार पूछा जाता है। देखिए जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जैसे हम लोग जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ट्रोफोस्फीयर में जैसे आप हाइट के ऊपर आप लोग जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की रेट से क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। एट द अपर एज ऑफ द स्फीयर इज नैरो ट्रांजिशन जोन इज नोन एज ट्रोफोपॉज। अब देखा ट्रोफोस्फीयर के जस्ट जब ऊपर जाते हैं वहां पे एक क्या होता है, एक लेयर पाया जाता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोपॉज। मतलब क्या है, वहां पे ट्रोफोस्फीयर क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा और स्टार्ट क्या हो जाएगा, वहां से सेकंड आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं, जो अर्थ सरफेस से बात करें अप टू द 30 किलोमीटर क्या होता है एबव, मैं ट्रोफोपॉज से 30 किलोमीटर एबव होता है, उसको क्या बोलते हैं आपके स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है एनवायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का 19.9% टोटल मास होता है, 19.9% का टोटल मास होता है। इन द फर्स्ट 9 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम लोग फर्स्ट 9 किलोमीटर हम लोग जाएंगे, क्या जाएंगे दोस्तों, फर्स्ट 9 किलोमीटर जाएंगे, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट विथ हाइट इज नोन एज आइसोथर्मल जोन। अब देखा जब फर्स्ट 9 किलोमीटर हम लोग जाएंगे किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो टेम्परेचर वहां पे रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उसी क्या बोलते हैं आइसोथर्मल जोन। उसके बाद क्या जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट, जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका इंक्रीज होते चला जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, द हायर टेम्परेचर फाउंड इन दिस रीजन स्ट्रेटोस्फीयर अकर बिकॉज ऑफ लोकल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ओजोन गैस का कंसंट्रेशन होते हैं। इसका मतलब क्या है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। मीन्स दीज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्रिएट हीट एनर्जी एंड वार्म द स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखा जाए जब वहाँ पे ओजोन लेयर है वहाँ पे क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उस रीजन की टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इसका मीनिंग क्या है, द ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनिज्म एट द अर्थ सरफेस, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये ओजोन लेयर क्या होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो क्या करता है अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ सरफेस पे आने नहीं देता। इस नाते क्या होता है, हमको अपने माने हमको प्रोटेक्ट करता है आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इसका मतलब क्या है, विदाउट ओजोन लेयर लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है, आपके अर्थ पे यदि आपको लाइफ को एग्जिस्ट करना है
तो क्या करना पड़ेगा, ओजोन लेयर को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। माने ओजोन लेयर नहीं है तो लाइफ कहीं ना कहीं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की यदि हम लोग बात करते हैं तो मीजोस्फीयर क्या होता है, जो आपके अप्रॉक्स 80 किलोमीटर आपके क्या होते हैं, एबव होते हैं, जहाँ पे बहुत ही कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। कितना होता है, -90 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू जाता है। मतलब क्या है, मीजोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट क्या होता है स्फीयर माना गया है, यहाँ पे टेम्परेचर का तो बहुत ही लो आपको होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा स्फीयर होता है जो सबसे कोल्डेस्ट स्फीयर बोला जाता है, उसको बोलते हैं कि मीजोस्फीयर। लेकिन थर्मोस्फीयर क्या होता है, वेरी हाई होता है। थर्मोस्फीयर इन दिस स्फीयर द अप टू द 12,000 टेम्परेचर अप टू द, मतलब इस स्फीयर में 1200 माने 1200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है टेम्परेचर अप टू होता है। इसका अंदर बोला जाता है थर्मोस्फीयर क्या होता है, सबसे क्या कहते हैं हीट वाला स्फीयर आपका होता है। ठीक है, दीज हाई टेम्परेचर आर जनरेटेड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंस सोलर रेडिएशन बाय द ओजोन मॉलिक्यूल। यहाँ पे इंटेंस सोलर रेडिएशन का क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के नाते क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत है। मोस्ट ऑफ द गैसियस कंपोनेंट विच बिकम आयोनाइज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इस नाते इसको थर्मोस्फीयर को क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो थर्मोस्फीयर में जो गैस होती है इस हाई टेम्परेचर के कारण क्या है, आयोनाइज हो जाती है, रेडिएंट एनर्जी के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर के आयोनाइज हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट होता है एक्सोस्फीयर की बात होती है। एक्सोस्फीयर की बात करते हैं, आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है, जो आपके 600 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर जोन क्या होता है आपको एग्जिस्ट करता है। बहुत एबव हाइट पे होता है, अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें क्या होते हैं, इन दिस लेयर एटम मॉलिक्यूल्स एस्केप इन स्पेस एंड सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे ऑर्बिट और सैटेलाइट की हम लोग बात करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, एक्सोस्फीयर, जहाँ पे क्या होता है एटम और मॉलिक्यूल का होता है स्केप हो जाते हैं, स्केप हो जाएंगे इनटू स्पेस एंड सैटेलाइट ऑर्बिट ऑन द अर्थ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स हैं, कितने कंपोनेंट हैं, आपको वेल क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी एग्जाम में समय पूछ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड नीड फॉर पब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एकेडमिक हो, चाहे कोई भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका है, यदि कोई भी क्वेरी हो तो डी कुमार लाइव साइंस क्लासेस पे आप क्या कर सकते हैं, हमको मेल भी कर सकते हैं, तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।